सैनिकों, इस मंत्री को पकड़कर इसकी गर्दन यही काटो, अभी मेरे सामने। चंदन नगर गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री और अपने 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन के साथ रहता था। रामलाल दूध बेचने का धंधा किया करता था। उसके घर पर बहुत सारी गायें और भैंसें थीं। सुबह का समय था। रामलाल दूध लेकर सीधे मुखिया के घर पहुंचा। दूध वाला, मुखिया जी दरवाजा खोलिए, सुबह हो गई, दूध लेकर आया हूँ, दूध। मुखिया ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बर्तन आगे कर दिया। रामलाल ने उसमें दूध डाला। रामलाल को भिया राम, हरिओम हरिओम। देखो भाई रामलाल, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे जितना शुद्ध दूध आसपास के किसी भी गांव में नहीं मिलता होगा। तुम शायद एक बात नहीं जानते, तुम्हारे नाम की मिसाल दी जाती है दूसरे गांव में कि दूध हो तो रामलाल का हो, नहीं तो पानी भी बेकार है। मेरा दूध नहीं मुखिया जी, गाय का दूध। वैसे मैं तो केवल ईमानदारी से दूध बेचता हूँ मुखिया जी। मैंने अपने जीवन में कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाया। बस इसी अच्छाई के कारण ही तो तुम्हारे नाम का डंका बजता है भाई। याद रखना रामलाल, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब तुम राजमहल में भी दूध बेचने जाया करोगे। आपके मुंह में घी शक्कर मुखिया जी। चलिए राम राम। दूध। इतना कहकर रामलाल दूसरे घरों में दूध बांटने के लिए चला गया। शाम तक उसका जितना भी दूध बिका, उसने सारा धन अपनी पत्नी सावित्री के हाथ में रख दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि आपका काम अच्छी तरह से चलता रहे। तभी रामलाल का 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन वहां आया। पिताजी पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। रामलाल ने तुरंत अपने हाथ की थैली अर्जुन को दी। अरे तो ये लो ना बेटा जी। बेटा अर्जुन, कल्लू हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म ताजी जलेबियां लेकर आया हूँ, जो शाम के समय ही बनाती हैं। बढ़िया कुरकुरी हैं, खा के देखो। ये जलेबियां जलेबियां ये। अर्जुन खुश होकर जलेबियां खाने लगा। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बगीचे में टहल रहा था। तभी वहां मंत्री आ पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, ये आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। मंत्री जी, आप हमारे सबसे करीबी मंत्री हैं। अब आप ही देखिए, हम इतनी देर से अपनी पत्नी के साथ बगीचे में टहल रहे हैं, परंतु वो समझ ही नहीं पाई कि हम किसी गहरी सोच में गुम हैं, और देखिए आप समझ गए। क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन महारानी से ज्यादा तो मैं आपके साथ रहता हूँ और वर्षों से रहता आया हूँ, तो मैं ही तो आपको ज्यादा जानूंगा ना। तो मंत्री जी, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने पति को नहीं जानती? नहीं 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 नहीं, क्षमा चाहूंगा महारानी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। सही कहा। अच्छा, जानते हो मंत्री, हाँ, बात यह है कि हम गहरी चिंता में इसलिए हैं कि हम सोच रहे हैं कि क्यों ना महल में सारे कर्मचारियों की एक दावत रखी जाए, और वो भी मिठाई की दावत। हम चाहते हैं कि उन सभी को हमारी ओर से रबड़ी खिलाई जाए, परंतु हमारा सोचना यह है कि क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा दूध वाला है जो अपने दूध में बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी ना मिलाता हो और शुद्ध दूध बेचता हो, 100% शुद्ध।
राजा विक्रम की बात सुनकर मंत्री गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, एक व्यक्ति है महाराज। अरे वाह, क्या बात है। तब तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ, तो महाराज कुछ समय पहले जब मैं राज्य का दौरा कर रहा था, तब मेरे कानों में यह सुनने में आया था कि चंदन नगर में रामलाल नाम का दूध वाला रहता है। लोग उसके नाम की मिसाल दिया करते हैं। कहते हैं कि उसने आज तक अपने दूध में कभी भी एक बूंद पानी नहीं मिलाई है। वो शुद्ध दूध बेचता है और मिसाल भी चलती है उसके नाम की कि दूध हो तो रामलाल का हो, नहीं तो पानी भी बेकार है। क्या बात है, क्या बात है। जिसके नाम की मिसाल दी जाती है, फिर तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही ईमानदार दूध वाला होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम उस ईमानदार दूध वाले को बुलाओ। पहले हम उसके दूध की गुणवत्ता को जांचेंगे और अगर हमने उसे सही पाया तो हम उसका सारा दूध खरीदेंगे और उसे ढेर सारा इनाम भी देंगे। हाँ, तो ठीक है महाराज, मैं बुलाता हूँ उसको। अगले दिन मंत्री 2 सैनिकों के साथ चंदनपुर गांव की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो चंदनपुर की सीमा पर खड़े थे। तभी वहाँ चंदनपुर गांव का मुखिया आ पहुँचा। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। क्या बात है मंत्री जी, आप तो राजा विक्रम के मंत्री हैं। मैं आपको पहचानता हूँ। बताइए ना, आप हमारे गांव में किस कार्य से पधारे हैं? हाँ, आपके गांव की बहुत चर्चा सुनी है मुखिया जी। अच्छा, तुम्हारे गांव में दूध वाले रामलाल की वजह से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। महाराज महल के कर्मचारियों की रबड़ी की दावत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूध लिया जाए जिसका दूध बिल्कुल शुद्ध हो और जिसने कभी भी अपने दूध में एक बूंद पानी की मिलावट भी ना की हो। ये सुनकर मुखिया मुस्कुराया और कहा, फिर तो हमारे गांव का एक ही व्यक्ति है, रामलाल। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं, इसलिए हम रामलाल को ही लेने के लिए आए हैं। मुखिया खुशी खुशी मंत्री को रामलाल के घर ले गया और रामलाल को सारी घटना बताई। रामलाल खुश हुआ। सावित्री ने भी सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पति के दूध की गुणवत्ता की प्रशंसा दूर दूर तक राज्य में प्रसिद्ध है। सावित्री रामलाल की ओर देखकर बोली, मैंने अपने जीवन में कभी महल नहीं देखा। क्या मैं भी आपके साथ महल चल सकती हूँ? क्यों नहीं, अवश्य। तभी अर्जुन आ गया। हाँ बेटा अर्जुन, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ के साथ वापस आ जाऊंगा, ठीक है? अर्जुन मुस्कुराया। मुखिया ने रामलाल से कहा, अरे हाँ रामलाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अर्जुन की देखभाल करूंगा। जाओ 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 जाओ, राजा जी ने बुलाया है, जाओ जाओ। रामलाल सावित्री को लेकर मंत्री के साथ महल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो राज दरबार में खड़े थे। तो तुम ही हो वो दूध वाले जिसकी प्रशंसा मंत्री जी कर रहे थे और जिसकी मिसाल दी जाती है कि दूध हो तो रामलाल का हो, नहीं तो पानी भी बेकार। क्षमा चाहूंगा महाराज, मेरा दूध नहीं, गाय का दूध। सही कहा भाई, दूध तो गाय का ही होगा। ठीक है, वैसे हम दूध की गुणवत्ता की जांच पड़ताल करेंगे, इसीलिए हम दूध को पीकर देखेंगे। इतना कहकर राजा विक्रम ने महल के नौकर को इशारा किया और मिट्टी का बर्तन लाने को कहा। रामलाल ने दूध मिट्टी के बर्तन में डाला। महल का कर्मचारी वो कलश राजा के पास ले आया। राजा विक्रम दूध पीने ही वाले थे कि तभी रानी रुक्मिणी बोली, मैं इस मामले में जांच करूंगी, मुझे रसोई की अच्छी जानकारी है। रानी रुक्मिणी राजा विक्रम के हाथ से कलश लेकर दूध पी गई और मुस्कुराते हुए बोली, वाकई दूध तो बहुत शुद्ध है।
मगर अगले ही पल रानी रुक्मणी का चेहरा नीला पड़ गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। अरे अरे, हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो रहा है? रुक्मणी, ये क्या हो गया? अगले ही पल रुक्मणी ने खून की उल्टी की। राजा विक्रम चौंक गया। रानी रुक्मणी गिर पड़ी और दम तोड़ दिया। महल में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम क्रोधित हो गया और वो रामलाल की ओर देखकर बोला, ओहो, आखिरकार तुमने दूध में क्या मिलाया था? साफ साफ बताओ। रामलाल और सावित्री बुरी तरह डर गए। मंत्री ने तुरंत बर्तन की जांच की। हाँ, महाराज महाराज महाराज, इसमें तो जहर है। रामलाल रामलाल, बता किसने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा? अरे जहर की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। अब जान के बदले जान। राजा विक्रम ने सैनिक को आदेश देते हुए बोला, सैनिकों, रामलाल और उसकी पत्नी सावित्री को इसी समय मृत्यु दंड दे दिया जाए। सावित्री रोने लगी। महाराज, ऐसा मत कीजिए। हमारा एक 10 वर्षीय पुत्र है। अगर आप हम दोनों को मार देंगे तो वो अनाथ हो जाएगा। मेरी भी एक 10 वर्षीय पुत्री है रामलाल, और तेरी वजह से वो महारानी की मृत्यु के बाद अनाथ जैसा जीवन जिएगी, वो भी तेरी वजह से। राजा विक्रम ने रामलाल की सभी गायें और भैंसों को मार डालने का भी आदेश दे दिया। सैनिक ने तलवार उठाई और रामलाल और सावित्री पर वार कर दिया। रामलाल और सावित्री वहीं ढेर हो गए। महल में भय और आक्रोश फैल गया। अब से रामलाल के 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन की कोई भी सहायता नहीं करेगा, कोई उसे काम नहीं देगा, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसका अंजाम भी रामलाल के जैसा होगा। कुछ ही देर में रामलाल के गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि रामलाल ऐसा कर सकता है। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। क्या मिसाल दी जाती थी मुखिया कि दूध हो तो रामलाल का हो, नहीं तो पानी बेकार। अरे भैया, मुझे तो रामलाल पर शुरू से ही शक था। मैं तो कहता भी था कि दूध हो तो रामलाल जैसा बिल्कुल ना हो। मैं तो शुरू से ही सोचता था कि आखिर कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है भैया। ओ जमींदार, तुम तो रामलाल की ईमानदारी से हमेशा से जलते थे, क्योंकि तुम्हारे खून में बेईमानी भरी हुई है, इसीलिए। ओ मुखिया, अपनी जुबान को लगाम दे। अपने चमचे की मौत पर मुझ पर मत भड़क। तू नहीं जानता है कि अगर तुमने रामलाल का पक्ष लिया तो महाराज का आदेश है कि पक्ष लेने वाले को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? चल दफा हो जा यहाँ से। अरे जा जा जा, देखता क्या है, बात करता है। मुखिया क्रोधित अवस्था में वहाँ से चला गया। गांव वालों, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब से कोई भी अर्जुन की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने भी अर्जुन को खाना दिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अर्जुन को अपने माँ और पिता की मौत की खबर मिल चुकी थी। वो फूट फूट कर रो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अर्जुन भूख से बेहाल हो गया। मुखिया जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मुखिया जी। अरे, मैं मजबूर हूँ बेटा, मैं नहीं दे सकता। अगर किसी ने मेरी शिकायत जमींदार से कर दी तो जमींदार तुरंत महाराज से मेरी शिकायत कर देगा और मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं अपने परिवार को अनाथ नहीं कर सकता बेटा। अर्जुन चुपचाप वहाँ से चला गया और सीधा जमींदार की हवेली में जाकर मदद मांगने लगा। जमींदार जी, मेरी मदद कर दीजिए।
मदद चाहिए, भूख लगी है। अरे चुप हो जा रे, पेंगा फाड़ के रोता है पै 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 पै। अरे दफा हो जा यहाँ से। मैं तो कहता हूँ कि तू इस गांव से ही निकल जा। तेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तेरे माता पिता की वजह से महाराज की पत्नी महारानी की जान चली गई और हम तुझे खाना खिलाएं? इतने धोखेबाज नहीं हैं हम। अरे चल जा यहाँ से, भाग। कातिल का बेटा है, खूनी का बेटा है तू। चल भाग यहाँ से। अर्जुन चुपचाप वहाँ से रोता हुआ लौट आया। उस दिन गांव में बारिश होने लगी। अर्जुन पूरी रात रोता रहा और बारिश में भीगता रहा। धीरे धीरे अर्जुन को जीना आ गया। वो बेचारा जंगल जाने लगा और वहाँ के फल फूल खाकर अपना जीवन बिताने लगा। समय ऐसे ही बीत गया और 10 वर्ष गुजर गए। अर्जुन अब 20 वर्ष का युवा बन चुका था। गांव वाले सभी अर्जुन से हमदर्दी तो रखते थे, पर डर की वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन अर्जुन जंगल के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। हे भगवान, मेरे माता पिता तो ये कहकर गए थे ना कि कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। उनके मौत की खबर आ गई और उस दिन के बाद जीवन का असली रूप क्या होता है मैंने देख लिया। अर्जुन रोने लगा। कुछ देर बाद वो फिर बोला, गांव वालों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। जंगली फल फूल खाकर मैंने अपना गुजारा किया, पर ऐसा कब तक चलेगा? अब तो मैं जवान हो गया हूँ, मुझे कोई ना कोई काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास तो धन ही नहीं है। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। गाय अर्जुन को देख रही थी। हाँ, इस गाय का मालिक तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी गाय इंसानी आवाज में अर्जुन की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। अर्जुन चौंक गया। हे तेरी, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये गाय ये मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। जरूर ये कोई पिशाचनी होगी। नहीं अर्जुन, मैं कोई पिशाचनी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे लेकिन तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? क्योंकि गाय तो मनुष्य की आवाज में कभी नहीं बोलती। इसका रहस्य तुम्हें पता लग जाएगा। तुम मुझे अपनी दोस्त समझो और मुझे अपने गांव ले चलो। मैं एक जादुई गाय हूँ। तुम मेरा दूध निकालकर सारे गांव में बेच सकते हो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। मेरा दूध जादुई है। मेरे जादुई दूध से तुम बीमार लोगों की मदद भी कर सकते हो। अरे लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति मुझे मुंह नहीं लगाता। मुझे देखते ही आंखें फेर लेते हैं। हाँ, पता है मेरे साथ क्या हुआ? अर्जुन रोने लगा और सारी घटना गाय को बताई। हिम्मत मत हारो। जो अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारता वही राजा बनने का हकदार होता है। मुझे अपने घर ले चलो। इस बात को वर्षों बीत चुके हैं। कब तक पुरानी यादों के सहारे जीते रहोगे? मैं जानती हूँ कि तुम जंगली फल फूल खाकर अपना गुजारा करते हो। जब से तुम्हारी माँ और पिता तुम्हें छोड़ कर गए हैं, तुम्हें दूध भी नसीब नहीं हुआ। तुम मेरा दूध पीकर अपना गुजारा कर सकते हो। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, परंतु एक बात याद रखना, गांव के किसी और व्यक्ति के सामने मनुष्य की आवाज में बात नहीं करना। लोग मेरे जैसे नहीं हैं जो तुम्हें समझ पाएं, गलत ही समझेंगे वो। अगर तुम्हें मनुष्य की आवाज में बात करते हुए देखेंगे ना, तो उनके मन में आएगा कि शायद तुम कोई काली विद्या का सहारा लेके ऐसे बात कर रही हो, कोई तांत्रिक, चुड़ैल, पिशाचनी, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तुम चिंता मत करो। अर्जुन उसे लेकर अपने घर चला आया। उसने गाय का दूध निकालना शुरू किया।
देखते ही देखते अर्जुन के घर के सारे बर्तन भर गए। अर्जुन ने बहुत सारा दूध पिया। मजा आ गया। अरे कुछ भी कहो, तुम्हारा दूध तो वास्तव में चमत्कारी है मेरी प्यारी गाय। दूध पीने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शरीर में अद्भुत शक्ति आ गई हो। यही शक्ति तुम्हें फिर से प्रसिद्ध करेगी। अब से मेरे दूध को सारे गांव में भेजना। मुझे नहीं लगता कि गांव में कोई मुझसे दूध खरीदेगा। तुम भी क्या बात करती हो? कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन अर्जुन अपने घर से ताजा दूध लेकर गांव की चौपाल पर बैठ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, दूध, ताजा ताजा दूध, शुद्ध शुद्ध दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। मेरे दूध में एक बूंद की पानी की मिलावट भी नहीं है। जो भी मेरा दूध पिएगा वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा। दूध। कुछ ही देर बाद अर्जुन के सामने गांव वाले इकट्ठे हो गए। उनमें जमींदार भी था। आहा, दूध दूध दूध, दूध वाले कातिल का बेटा अर्जुन अब बेच रहा है दूध दूध दूध। देखो भाइयों, सब लोग देखो, अर्जुन 10 वर्ष तक इस गांव में तेरा दाना पानी बंद रहा। अगर तुझ में जरा सी भी शर्म होती तो ये गांव छोड़कर चला जाता। ऊपर से तू इस गांव में दूध बेचने का फिर से धंधा जमाना चाहता है। क्या तू इन सारे गांव वालों को मौत के घाट उतारना चाहता है? क्या भूल गया? तेरी वजह से ही महाराज की पत्नी की जान चली गई थी। क्या तू महाराज का आदेश भूल गया क्या? हैं? जमींदार जी, ऐसा है कि मुझे महाराज का आदेश भी याद है और इस गांव में मेरे माता पिता की मौत के बाद गुजारे गए एक एक दिन भी याद है। लेकिन मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूं कि मेरे माँ और पिता हत्यारे हो ही नहीं सकते। और हाँ, महाराज ने आदेश दिया था कि कोई भी इस गांव में मेरी मदद ना करे। और जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं यहाँ किसी से मदद नहीं मांग रहा, बल्कि मैं दूध बेच रहा हूँ। अपना पुश्तैनी खानदानी धंधा कर रहा हूँ। जमींदार क्रोधित हो गया। धंधा कर रहा है? शायद तू भूल गया, तेरे पिता के पास भी बहुत सारी गायें और भैंस थीं, जिसे महाराज के सैनिकों ने एक एक करके मार डाला था। अपना दूध बेचने का धंधा बंद कर दे बेटा, नहीं तो मैं महाराज से तेरी शिकायत कर दूंगा। बड़ा आया, मदद नहीं मांग रहा, दूध बेच रहा है, नालायक कहीं का। जमींदार क्रोधित हो गया। अर्जुन चुपचाप अपना दूध लेकर वहां से चला आया। घर लौटते ही जादुई गाय ने अर्जुन से कहा, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? अर्जुन ने सारी घटना गाय को बताई। मुझ पर विश्वास करो, तुम अपने दूध बेचने की प्रक्रिया जारी रखो और सारे गांव वालों को अपनी ओर करने का प्रयत्न करो। तुम्हारे गांव वाले तुमसे बहुत हमदर्दी रखते हैं। ये जमींदार ही है जिसके डर की वजह से गांव वाले अब तक चुप हैं। तो उनके डर का मतलब ये है कि अगर जमींदार मक्कार है तो वो मेरी शिकायत महाराज से कर देगा। अगर जमींदार ने महाराज से शिकायत भी कर दी तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मैं वचन देती हूँ। अर्जुन के मन में हिम्मत आ गई। वो दोबारा गांव की चौपाल में गया और दूध बेचने लगा। जमींदार फिर आया और गुस्से में बोला, अरे ओ अर्जुन, लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। तेरी शिकायत महाराज से करनी ही पड़ेगी। चला आया फिर से मुंह उठाकर दूध बेचने। ओ जमींदार, लगता है तुझे भी मेरी बात समझ में नहीं आई। जा और जहां मेरी शिकायत करनी हो कर दे। महाराज से, महारानी से, भगवान से, जिससे भी करनी हो कर दे। मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता। और तुम भी सुन लो गांव वालों,
मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मैं किसी से मदद मांग रहा हूं। मैं अपने पिता का काम आगे बढ़ा रहा हूं। अभी तक देख रहा है? अबे चल जा यहां से जमींदार। तू जमींदार होगा इस गांव का, मेरा नहीं। अगर तुझे मुझसे दूध नहीं खरीदना तो मत खरीदना, लेकिन मेरा समय बर्बाद मत कर। अबे चल हट यहां से, हट। दूध, ताजा ताजा दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का दूध ले लो, दूध। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद मुखिया डरते हुए आया। अर्जुन, अरे अरे अर्जुन, बेटा बेटा, तुम्हारे पिता के साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर अब मुझे भी हिम्मत आ गई है। मैं तुम्हारा दूध खरीदूंगा। अगर जमींदार महाराज से शिकायत भी करे तो मैं महाराज से कहूंगा कि एक बार फिर से जांच पड़ताल की जाए। मुखिया ने अर्जुन का दूध खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले भी अर्जुन से दूध खरीदने लगे। कुछ ही देर में अर्जुन के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। वो जादुई गाय के पास गया। सही बताऊं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास अब धन है। मैं जानती हूँ कि तुमने पिछले 10 वर्षों से अच्छा भोजन नहीं किया। अब इसे खरीद कर खाओ और मुझे भी खिलाओ। अर्जुन खुश हुआ और बाजार से अच्छा भोजन लाया। उसने खुद भी खाया और जादुई गाय को भी खिलाया। देखते ही देखते अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। उसका दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही समय में अर्जुन बहुत धनवान बन गया। जमींदार क्रोधित अवस्था में अपनी हवेली में टहल रहा था। क्या बात है, इतने चिंतित अवस्था में क्यों टहल रहे हो? अरे क्या बताऊं क्या हो गया है। मेरा तो इस गांव में दबदबा ही खत्म हो गया है। अर्जुन को डराया धमकाया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। अब गांव वाले भी उसका दूध खरीद रहे हैं। उसकी प्रसिद्धि उसके पिता की तरह बढ़ती जा रही है। अब उसके नाम की मिसालें दी जाती हैं। अरे सारे गांव वाले महाराज के आदेश की भी खुलकर अवहेलना कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज का महल कहाँ है? तुम जानते हो। जाओ और महाराज को शिकायत कर दो। जमींदार अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल पहुंचा। राजा विक्रम सिंहासन पर चिंतित अवस्था में बैठे थे। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, मैं चंदनपुर गांव का जमींदार हूँ। चंदनपुर। बताओ भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, आपको रामलाल और उसकी पत्नी सावित्री याद है? रामलाल का पुत्र अर्जुन अब बड़ा हो गया है और वो अपने पिता की राह पर चल पड़ा है। आपके आदेश की खुलकर अवहेलना कर रहा है। उसने गाय का दूध पूरे गांव में बेचना शुरू कर दिया है। तो लोग ले भी रहे हैं। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया महाराज, आपकी दुहाई दी, लेकिन वो कहता है कि ना तो मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगा, ना मैं महाराज से डरता हूँ। जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। इसी भाषा में ऐसे ही शब्दों के साथ कहा उसने। राजा विक्रम क्रोधित हो गए। एक तो मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा की बीमारी से परेशान हूँ और ऊपर से ये सारी खबरें सुनकर और परेशान हो गया। अर्जुन का यही हाल करना पड़ेगा जो रामलाल ने मेरी पत्नी का किया था। राजा विक्रम सैनिक को आदेश देते हैं। सैनिकों, जाओ और जाकर अर्जुन और उसकी गाय को पकड़कर ले आओ। उसे मैं मार दूंगा और गाय को भी समाप्त कर दूंगा। जाओ। उसी समय मंत्री आया। ठीक है महाराज, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो आपके आदेश का पालन नहीं करता उसे तुरंत दंडित कर देना चाहिए। कुछ ही देर में सैनिक अर्जुन और जादुई गाय को पकड़कर महल ले आए। क्यों रे अर्जुन, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश की अवहेलना करे? अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि जादुई गाय ने मनुष्य की आवाज में कहा,
महाराज, ये केवल मेरे आदेश का पालन कर रहा है। राजा विक्रम चौंक गए। अरे ये कैसे हो सकता है? एक गाय मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर सकती है? महाराज, संभव है कि रामलाल के पुत्र ने कोई काली सिद्धि हासिल कर ली हो, कोई तंत्र मंत्र काली विद्या का ज्ञाता हो गया हो। मंत्री, षड्यंत्र तो आपने रचा था, रुक्मणी को जहर देकर मार दिया। राजा विक्रम चौंक गया, मंत्री भी चौंक पड़ा। महल की हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। रामलाल और उसकी पत्नी सावित्री निर्दोष थे। आपको याद होगा कि रामलाल ने दूध महल के कलश में दिया था। वो कलश मंत्री ने बड़ी ही चालाकी से पहले से बनवा कर रखा था और वो जहरीला कलश था। जैसे ही दूध उस कलश में डाला गया, दूध जहरीला हो गया। उसकी वजह से ही रुक्मणी की जान गई। अच्छा, और मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? महाराज, मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी पुत्री चंद्रलेखा बीमार है। मेरे दूध से उसका इलाज संभव हो सकता है। मैं नहीं मानता। मुझ पर भरोसा कीजिए महाराज। मैं जानती हूँ कि राजवैद्य ने चंद्रलेखा को जवाब दे दिया है। वो नहीं बच सकती। मेरी बात मानने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, इस गाय का दूध निकाला जाए। एक सैनिक गाय का दूध लेकर राजा विक्रम के पास आया। राजा ने दूध अपनी पुत्री चंद्रलेखा को पिलाया। पिताजी, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। राजा विक्रम खुश हो गया और बाहर आया। हाँ शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मेरी बिटिया स्वस्थ हो गई। परंतु मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? हो सकता है कि ये अर्जुन की कोई चाल हो। तभी जादुई गाय रंग बिरंगी होकर रुक्मणी में परिवर्तित हो गई। हाँ, ये कैसे हो सकता है? रुक्मणी मेरी पत्नी तो मर चुकी है। मैं तुम्हारी पत्नी की आत्मा हूँ। ये सब तुम्हारे मंत्री की चाल थी। उसने जहर भरा कलश केवल आपके लिए तैयार किया था, ताकि आप उस दूध की जांच पड़ताल करते समय मर जाएं और मंत्री सिंहासन पर कब्जा कर ले। परंतु इत्तेफाक से मैं वो दूध पी गई और बेमौत मारी गई। और हमारी पुत्री चंद्रलेखा की बीमारी की वजह भी यही मंत्री है। वो चंद्रलेखा को जहरीली जड़ी बूटियां दे रहा था। राजा विक्रम मंत्री की ओर देखने लगा। क्या ये सच है मंत्री? महाराज, मैंने ये सब कुछ लालच में किया था। सैनिकों, इस मंत्री को पकड़कर इसकी गर्दन यही काटो, अभी मेरे सामने। सैनिक तुरंत मंत्री को मार देते हैं। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी रोती हुई बोली, तब से मेरी आत्मा भटक रही थी, परंतु आपने 2 बेगुनाहों की जान ले ली और आपकी वजह से ये बेचारा अर्जुन 10 वर्ष तक अनाथों की तरह जीवन जीता रहा। राजा विक्रम रोने लगा और अर्जुन से क्षमा मांगने लगा। बस महाराज, उसमें आपका कोई दोष नहीं था। वो परिस्थितियां ऐसी थीं जिसमें मेरे मन और पिता को जान गंवानी पड़ी। बस मैं आज भी उनकी याद में रोता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके ऊपर से कातिल होने का कालिख मिट गया और अब मैं कातिल का बेटा नहीं बल्कि ईमानदार दूध वाले का बेटा कहलाऊंगा। मैं चाहती हूँ कि चंद्रलेखा का विवाह अर्जुन से कर दिया जाए और दुश्मनी को खत्म कर दिया जाए, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राजा विक्रम तैयार हो गया
रुक्मणी की आत्मा गायब हो गई। अर्जुन और चंद्रलेखा का विवाह कर दिया गया। अर्जुन ने 10 वर्ष अनाथों की तरह जीवन जिया और एक जादुई गाय की वजह से वो राजा बन गया।